Hello, dear students. Welcome to Gate वाला. I'm अप्रूप राव फ्रॉम टीम द्रोना. और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेस. इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, हाउ एग्जैक्टली द स्ट्रेस इज डेवलप्ड. यानी कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सम रियली इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, सम रियली इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू स्ट्रेस. हम सब स्ट्रेस की बेसिक डेफिनेशन तो जानते हैं, लेकिन कई बार बच्चे ये समझ नहीं पाते कि स्ट्रेस एग्जैक्टली डेवलप क्यों होता है, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या होता है, एग्जैक्टली ऐसा क्या होता है मटेरियल के अंदर जिसकी वजह से वी गेट स्ट्रेस. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. सो सबसे पहले लेट्स डिस्कस द बुकिश डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस. आप लोगों ने ये पढ़ा होगा बहुत सारे बुक्स में. स्ट्रेस इज द मेजर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस. नाउ द कीवर्ड हियर इज internal resistance. Stress is the measure of internal resistance of the body against external load. यानी कि जब किसी बॉडी पे एक्सटर्नल लोड लगता है तो कितना इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, ये मेजर होता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस. एंड द डेफिनेशन इज इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया एट अ गिवन पॉइंट ऑन एनी प्लेन. यानी कि जिस प्लेन पे आप स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं उसके किसी पॉइंट पे व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस. द एसआई यूनिट इज पास्कल विच इज नथिंग बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब ये तो हो गई डेफिनेशन, बट इस डेफिनेशन में जो कीवर्ड है इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल फोर्स, ये है क्या? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, बट ये इंटरनल फोर्स है क्या, ये क्यों डेवलप होता है, एंड व्हाई द इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस, इसके बारे में हमें समझना है. और इसको समझने के लिए आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल फॉर यू. लेट्स से वी हैव अ लॉन्ग स्ट्रक्चरल मेंबर. मान लीजिए हमारे पास एक लंबा स्ट्रक्चरल मेंबर है जिस पे एक्सटर्नल लोड लग रहा है. लेट्स से P here and P here. You can see that this body is in equilibrium. Engineering mechanics में आपने पढ़ा होगा, if the net force and net moment is zero, the body is in equilibrium. तो इस बॉडी पे जो नेट फोर्स है वो जीरो है, बॉडी इक्विलिब्रियम पे. यस, यहां पर भी फोर्स P लग रहा है, यहां पर भी फोर्स P लग रहा है. नाउ इंटरनल फोर्स इज अ फोर्स विच इज डेवलप्ड इनसाइड द बॉडी. तो हमें पहले तो बॉडी के अंदर घुसना पड़ेगा. तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी. और इसके लिए मैं एक सेक्शन लेके इस बॉडी को कट करने वाला हूं. सो लेट्स कंसिडर अ प्लेन. मान लेते हैं कि एक प्लेन है जिसकी मदद से मैंने इस बॉडी को कट कर दिया है कुछ इस तरीके से. लेट्स यूज दिस. सो दिस इज द प्लेन थ्रू विच आई एम कटिंग दिस बॉडी. मैंने इस तरीके से, अगर ये बॉडी है तो इस प्लेन के थ्रू इस बॉडी को दो पार्ट में कट कर दिया है. ओके, अब कट करने के बाद इसमें हो क्या रहा है? सो कट करने के बाद आपको दिखेगा कि इस प्लेन में, जिस प्लेन से हमने इसको कट किया है, देयर आर सम फोर्सेस डेवलप्ड. नाउ दीज फोर्सेस दैट आर एक्टिंग आउटसाइड द बॉडी, द फोर्स P and the force P, these forces are known as external force. Why external force? क्योंकि जाहिर सी बात है they are outside the body. आप जो भी लोड अप्लाई कर रहे हो, बॉडी पे जो भी लोड अप्लाई हो रहा है, that force is the external force, क्योंकि वो बॉडी के बाहर है. But this force is developed inside the body. याद रखिए, हमने बॉडी को प्लेन से कट कर दिया है. ये वो वाला प्लेन है, पिछली वाली स्लाइड में आपने देखा है, इस प्लेन के थ्रू हमने बॉडी को कट किया है. इस प्लेन में जो फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, ऑल दीज फोर्सेस आर इंटरनल फोर्सेस. व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली दीज फोर्सेस आर डेवलप्ड इनसाइड द बॉडी. अब ये इंटरनल फोर्सेस कहां डेवलप हो रहे हैं ये तो समझ में आ रहा है, बट क्यों डेवलप हो रहे हैं एग्जैक्टली बॉडी में, ऐसा क्या हो रहा है, क्या मैकेनिज्म है इसके पीछे, इसको समझने के लिए आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल फॉर यू. यही अपनी बॉडी है. मान लीजिए वन एंड इज फिक्स्ड
एंड अदर एंड पे मैं फोर्स लगा रहा हूं। अब इसको मैंने फिक्स क्यों किया है बेटा? अगर आप फिक्स नहीं करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स P हियर एंड इफ दिस बॉडी इज फिक्स्ड हियर, यानी कि इस एंड पे एक फोर्स P डेवलप हो रहा है, राइट? तो या तो आप फोर्स P लगा दो और बैलेंस कर लो, या तो आप फिक्स कर लो और बैलेंस कर लो। अल्टीमेटली बॉडी शुड बी एट रेस्ट, बॉडी शुड बी इन इक्विलिब्रियम। तो यहां भी हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, पिछले वाले एग्जांपल में भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि आपको थोड़ा आसानी से समझ में आए कि ये मैकेनिज्म वर्क कैसे कर रहा है। अदरवाइज आई कैन अप्लाई अ फोर्स P हियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बॉडी एक एंड पे फिक्स है और मैं एक एंड पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं P। अब बॉडी के अंदर मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं A एंड B, दो पार्टिकल्स हैं A एंड B। नाउ A एंड B, these particles are connected by bond। सॉलिड मटेरियल है, जितने भी अंदर पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, वो सारे बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्टेड है। तो मान लीजिए A एंड B, ये दो पार्टिकल एक बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट है एंड इस बॉन्ड को हम एक स्प्रिंग की तरह मान सकते हैं। These bonds are nothing but like springs। Now if I apply a force P here, practically क्या होगा? अगर मैं एक फोर्स P को अप्लाई करके इसको खींचने की कोशिश करूंगा, this body is going to elongate, right? अब जब ये बॉडी elongate होगी, ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, this will become your A dash and this will become your B dash। ये जो A एंड B आपस में स्प्रिंग के थ्रू कनेक्टेड हैं, बॉडी के एलोंगेट होने पे क्या हो रहा है? द स्प्रिंग इज गेटिंग स्ट्रेच्ड। स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो रही है। मैंने यहां पे बहुत ज्यादा इसको स्ट्रेच कर दिया है, प्रैक्टिकली इतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं होता है ऑब्वियसली, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा एग्जैजरेट किया है। तो ये मत सोचना कि प्रैक्टिकली आप किसी स्टील की बॉडी को पकड़ के खींचते हो तो इतना ज्यादा एलोंगेशन आपको मिलेगा, नहीं। बहुत छोटा एलोंगेशन होता है, कई बार तो आपको दिखेगा भी नहीं, बट यहां समझने के लिए हमने इसको थोड़ा एग्जैजरेट करके डायग्राम बनाया है। तो A एंड B पहले यहां थे, स्प्रिंग से कनेक्टेड थे, अब वो स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई है। A और B अब दोनों थोड़ा थोड़ा अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गए। नाउ स्प्रिंग की क्या नेचर होती है? अगर आप किसी भी स्प्रिंग को पकड़कर खींचेंगे तो वो वापस आने की कोशिश करेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, राइट? अभी हमें कैसे पता? क्योंकि जैसे ही आप उसको छोड़ोगे, स्ट्रेच करने के बाद आप जैसे ही छोड़ोगे, वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। यानी कि जब तक हमने उसको पकड़ कर रखा है तब तक वो उस ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही आप उसको अलाउ करोगे, इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो स्प्रिंग का नेचर क्या है? इट इज रेजिस्टिंग इट्स डिफॉर्मेशन। वो अपने डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर रहा है, वो एलोंगेट नहीं होना चाहता, वो वापस आने की कोशिश कर रहा है। इन द सेम मैनर यहां पर भी ये स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने की कोशिश कर रहा है। यानी कि A डैश इस तरफ आने की कोशिश कर रहा है, B डैश इस तरफ आने की कोशिश कर रहा है। अब इस कोशिश में ये दोनों एक फोर्स डेवलप कर रहे हैं। A डैश पे इस डायरेक्शन में फोर्स डेवलप हो रहा है, B डैश में इस डायरेक्शन में फोर्स डेवलप हो रहा है। अब यहां आपने जो फोर्स अप्लाई किया है, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, बाहर की तरफ आपने फोर्स अप्लाई किया है। लेकिन ये फोर्सेस कहां डेवलप हो रहे हैं? इनसाइड द बॉडी, मटेरियल के अंदर ये फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं। सो दीज फोर्सेस आर इंटरनल फोर्सेस। Yes, this is an internal force acting at A dash. This is an internal force acting at B dash. तो internal force क्यों डेवलप हो रहा है? अगर हम सीधे सीधे बोलें तो internal force is developed to resist deformation। हर मटेरियल का ये नेचर है कि अगर आप उसको डिफॉर्म करेंगे तो उसके सारे पार्टिकल्स वापस ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे, यानी कि वो अपने डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करेंगे। इस रेजिस्टेंस की वजह से एक इंटरनल फोर्स हमें देखने को मिल रहा है, राइट? सो इंटरनल फोर्स इज डेवलप्ड टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन दिस लाइन, highlight this line. Internal force is developed to resist deformation.
अब ये जो लाइन है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे समझेंगे। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आगे दूंगा कि इंटरनल फोर्स इज डेवलप्ड टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, इस चीज का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। अब यहां मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक पर्टिकुलर पार्टिकल दिखाया है, ओके। इफ आई कट दिस बॉडी थ्रू अ प्लेन, अगर मैं इस बॉडी को एक प्लेन से कट करता हूं, जैसे हम लोगों ने पिछले एग्जांपल में कट किया था, लेट्स नेम दिस प्लेन, इस प्लेन को कुछ नाम दे देते हैं। तो इस प्लेन को क्या नाम दूं? इस प्लेन को नाम दे देते हैं वाई वाई प्लेन, वाई एक्सेस है, वर्टिकल है, तो इसीलिए इसको मैं वाई वाई नाम दे देता हूं, ठीक है। तो बेटा इस प्लेन में सिर्फ एक पार्टिकल तो है नहीं, बहुत सारे अनगिनत इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं। अब यहां इनफाइनाइट पार्टिकल तो मैं शो नहीं कर पाऊंगा, बट लेट मी शो यू मल्टीपल पार्टिकल्स। ये 1 2 3 4 5 पार्टिकल का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो बेटा ए डैश की तरह इन बाकी के पार्टिकल्स पे भी इंटरनल फोर्स आ ही रहा होगा। ये सब भी तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? अपनी पिछले पोजीशन पे ये सब लौटने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सारे पार्टिकल्स पे इंटरनल फोर्स आना चाहिए, हाँ या ना? यस, इन सारे पार्टिकल्स पे इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहा होगा, समथिंग लाइक दिस, राइट? तो पूरे प्लेन पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, all are subjected to internal force. Why? Because they are all together resisting the deformation. किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करना, they are all trying to resist that deformation, and that is why we are seeing internal forces developed on the entire plane, right? तो इंटरनल फोर्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डेवलप नहीं हो रहा, ये पूरे प्लेन पे डेवलप हो रहा है, ये पूरे प्लेन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एंड दिस इज योर सेकेंड लाइन टू हाईलाइट। इस सेकेंड लाइन को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी सिग्निफिकेंस आगे हम लोग समझेंगे। ये जितने भी पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं इन सबको आगे हम और एक्सप्लेन करेंगे। तो सेकेंड लाइन विच यू नीड टू राइट एंड हाईलाइट इज इंटरनल फोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द प्लेन, जिस प्लेन से भी आपने इसको कट किया है। अब हम एक्चुअल में इसको कट नहीं कर रहे हैं। वेन एवर आई एम सेइंग दैट वी आर कटिंग दिस बॉडी थ्रू अ प्लेन, इट मीन्स वी आर एनालाइजिंग द स्ट्रेस ऑन दैट प्लेन। हम उस प्लेन पे स्ट्रेस को एनालाइज कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम प्रैक्टिकली इसको कट नहीं कर रहे हैं। जब भी मैं ये बात बोलता हूं, आप ये इमेजिन मत करना कि हम सच में बॉडी को कट कर रहे हैं। हम सिर्फ उन इंटरनल फोर्सेस को समझना चाहते हैं, उसके लिए हम बॉडी के अंदर झांकना चाहते हैं, और बॉडी के अंदर झांकना है तो उसको कहीं ना कहीं से तो कट करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई वी आर अज्यूमिंग, हम उस एनालिसिस के लिए अज्यूम कर रहे हैं कि चलो इसको काट दिया यहां से, अब उस प्लेन पे स्ट्रेस निकाल रहे हैं। तो आप जरूरी नहीं है इसी प्लेन पे स्ट्रेस निकालें, यू कैन फाइंड स्ट्रेस ऑन दिस प्लेन, ऑन दिस प्लेन, ऑन दिस प्लेन, किसी भी प्लेन पे एट एनी एंगल यू कैन कैलकुलेट स्ट्रेस। राइट नाउ आई एम कैलकुलेटिंग स्ट्रेस ऑन दिस वर्टिकल वाला प्लेन, ओके। हम सिर्फ एग्जांपल के लिए एक प्लेन ले रहे हैं, ओके। तो इस प्लेन से जहां से हमने इसको कट किया है, बहुत सारे पार्टिकल्स पे इंटरनल फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। सो द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन वाज इंटरनल फोर्सेस आर डेवलप्ड टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन। व्हेनेवर यू अप्लाई एक्सटर्नल लोड, बॉडी गेट्स डिफॉर्म्ड। सो इंटरनल फोर्सेस आर डेवलप्ड टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन. And second very important line is that internal forces are distributed over the entire plane. जिस भी प्लेन पे आप स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उस प्लेन पे इंटरनल फोर्सेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दीज इंटरनल फोर्सेस एंड दिस एक्सटर्नल फोर्स, दे शुड बी बैलेंस्ड, बिकॉज द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बॉडी इक्विलिब्रियम में है भैया, यानी कि बॉडी अपने पोजीशन से मूव नहीं कर रही है, स्टैटिक है, ठीक है। तो अगर बॉडी स्टैटिक है तो उसके सारे पार्ट स्टैटिक हैं। ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग पार्ट्स मूव कर रहे हैं, बट सिंगल बॉडी, होल बॉडी जो है वो स्टैटिक है। इफ द एंटायर बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इफ द एंटायर बॉडी इज स्टैटिक, इट मीन्स that all the parts of the body, if I cut the body into two parts, both parts must also be in equilibrium. तो ये जो बॉडी का एक पार्ट है, मैंने अब क्या किया है, बॉडी को कट कर दिया है आधे पार्ट में। इस पार्ट को ले लेते हैं हम लोग, ये वाला जो पार्ट है ना, इसका मैंने डायग्राम बनाया है यहां पर। सो दिस पार्ट शुड ऑल्सो बी इन इक्विलिब्रियम, यानी कि समेशन ऑफ एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है
तो नेट फोर्स इन x मस्ट बी 0. सो इफ दिस फोर्स इज P, what should be the sum of all these forces? अगर ये फोर्स P है तो इन सारे फोर्सेस का सम कितना होना चाहिए? नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इन सारे फोर्सेस का सम भी हो जाएगा P. दिस इज P एंड ये सब का सम भी P माइनस P इक्वल टू 0. द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. तो ये जितने फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं इन सब का सम इस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा. नाउ इफ I assume if I assume that at every point the internal force is equal, पूरे पॉइंट्स पे, सारे पॉइंट्स पे बराबर बराबर इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहा है, तो इसका मतलब ये है that the stress can be written as internal force, नेट इंटरनल फोर्स डिवाइडेड बाय नेट एरिया. तो ये टोटल इंटरनल फोर्स कितना हो गया? P, और ये टोटल एरिया कितना मान लेते हैं हम? A. तो स्ट्रेस को हमने क्या लिख दिया? इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि P डिवाइडेड बाय A. बट बेटा ये जो इक्वेशन है इट इज नॉट वैलिड फॉर ऑल केसेस. इस पर्टिकुलर केस में मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूं that stress is equal to P by A. Why? क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हर पॉइंट पे स्ट्रेस इक्वल है, इंटरनल फोर्स इक्वल है. अगर इंटरनल फोर्स इक्वल है तो स्ट्रेस इक्वल है, क्योंकि इंटरनल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज स्ट्रेस. तो इंटरनल फोर्स पूरे पॉइंट्स पे इक्वल लग रहा है, तो एक स्ट्रेस की इक्वेशन मेरे पास आ गई. देखो जितना भी स्ट्रेस यहां से निकलेगा ना, हर पॉइंट पे वही स्ट्रेस होगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स पे इंटरनल फोर्स बराबर बराबर बटा हुआ है. But we can't use this equation for every condition. अब आप बोलोगे कि सर कौन सी कंडीशन में कैसी इक्वेशन बनेगी? ये कैसे पता लगेगा कि इंटरनल फोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है? तो बेटा इस चीज को समझने के लिए मैं चाहता हूं यू गो बैक टू दैट फर्स्ट डेफिनेशन, द फर्स्ट लाइन. वो जो फर्स्ट लाइन मैंने आप लोगों को हाईलाइट करवाई थी, इंटरनल फोर्सेस आर देयर टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, राइट? इंटरनल फोर्सेस जो हैं वो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए डेवलप हुए हैं. तो अब हमें स्ट्रेस की इक्वेशन निकालने के लिए यह पता होना चाहिए इंटरनल फोर्सेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और वो हमें पता लगेगा डिफॉर्मेशन से. अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं. दैट लॉ इज नोन एज हुक्स लॉ. हुक्स लॉ आप लोगों ने शायद सुना होगा. सो बेटा व्हाट एग्जैक्टली इज हुक्स लॉ? लेट्स से दैट एक स्प्रिंग है जिसका एक एंड फिक्स है और दूसरे एंड पे फोर्स लग रहा है F, और इसकी वजह से स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन डेवलप हो रहा है X. What is F? The force applied. What is X? Deformation. So according to Hooke's law, F is directly proportional to X, जिसको हम बाद में लिख देते हैं F equal to KX. और ये K क्या होता है बेटा? ये K क्या होता है? This is known as the stiffness constant of the spring. Spring constant भी बोलते हैं, stiffness भी बोलते हैं, right? तो ये आप लोगों ने शायद फिजिक्स में पढ़ा भी होगा. K इज इक्वल टू F बाय X या F इज इक्वल टू KX. तो बेटा यहां पर ये लाइन देखिए, F इज प्रोपोर्शनल टू X. जितना भी फोर्स ये स्प्रिंग रेजिस्ट कर रहा है, इसमें F फोर्स लगाया है, मतलब टोटल ये कितना रेजिस्ट कर रहा होगा? F रेजिस्ट कर रहा होगा, तभी तो स्प्रिंग बैलेंस रहेगा. तो जितना भी फोर्स मैंने इसमें लगाया है, जितना ये रेजिस्ट कर रहा है, दैट फोर्स रेजिस्टेड इज प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन. दिस इंटरनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन, है ना? इंटरनल फोर्स डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए डेवलप होता है, और ये कितना डेवलप होता है? जितना डिफॉर्मेशन होता है. आप स्प्रिंग को जितना डिफॉर्म करेंगे, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ज्यादा डेवलप होगा, राइट? तो दिस इज द थर्ड लाइन दैट यू नीड टू हाईलाइट. ये तीसरी लाइन भी लिख लीजिए.
इंटरनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन। तो बेटा फर्स्ट लाइन क्या थी? इंटरनल फोर्स रेजिस्ट डिफॉर्मेशन। सेकेंड लाइन थी इंटरनल फोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर एरिया, एंड थर्ड लाइन थी इंटरनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन। अब आते हैं स्ट्रेस की इक्वेशन पे कि सर स्ट्रेस की इक्वेशन अलग अलग केसेस में अलग अलग क्यों है, कैसे पता चलेगा कि कब कौन सी इक्वेशन लगेगी। सो बेटा स्ट्रेस की इक्वेशन अलग अलग केसेस में अलग अलग इसीलिए है बिकॉज द इंटरनल फोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया एंड इन ईच केस this distribution is different. How it is different, why it is different, कैसे पता चलेगा कि कब किस तरीके का इंटरनल फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, that we will get to know through deformation. इंटरनल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन। तो अगर मुझे यह पता है कि बॉडी डिफॉर्म किस तरीके से हो रही है तो मैं ये बता सकता हूं कि बॉडी में इंटरनल फोर्सेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। इसको मैं अलग अलग एग्जाम्पल से समझाऊंगा। फर्स्ट आई विल कंसिडर दैट सेम एग्जाम्पल, वो सेम जो एग्जाम्पल मैंने लिया था कि एक बार है जो एक एंड पे फिक्स है एंड दूसरे एंड पे मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, दैट फोर्स इज P। ठीक है, अब ये बॉडी किस तरीके से एलोंगेट होती है बेटा? हाउ दिस बॉडी इज गोइंग टू एलोंगेट? इट इज गोइंग टू एलोंगेट लाइक दिस, राइट? प्रैक्टिकली अगर आप इस एग्जाम्पल को विजुअलाइज करो तो आपको इसी तरीके का डिफॉर्मेशन मिलेगा, राइट? आप बार को पकड़ के खींच रहे हो, एक एंड पे वो फिक्स है, उसको सेंटर में पकड़ के खींच रहे हैं, ठीक है, सेंटर में पकड़ के खींच रहे हैं, तो ये इस तरीके से डिफॉर्म हो रही है। ठीक है, अब यहां अगर मैं अलग अलग लेयर्स की बात करूं, इस बॉडी के अलग अलग लेयर्स की बात करूं, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, अलग अलग लेयर्स हैं इस बॉडी के। ठीक है, लेट्स कंसिडर एनी प्लेन। मान लीजिए ये एक प्लेन है, वही अपना YY प्लेन। ठीक है, लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E। मैंने 5 पॉइंट ले लिए, ये इस लेयर पे है, 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 ये इस लेयर पे है। ठीक है, अब ये सारे पार्टिकल्स जो हैं क्या इक्वली डिस्प्लेस होंगे या अलग अलग डिस्प्लेस होंगे? यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसी सेम बार पे इस डायग्राम में अगर मैं लेयर्स बनाऊं तो क्या ये सारे लेयर्स इक्वली एलोंगेट हो रहे हैं या डिफरेंट डिफरेंट एलोंगेशन है? मान लीजिए इसका एलोंगेशन 10 mm है, तो क्या टॉप लेयर, उसके नीचे की लेयर, सेंटर की लेयर, उसके नीचे की लेयर, बॉटम लेयर, ये सारे 10 mm एलोंगेट हो रहे हैं कि टॉप लेयर 10 हो रहा है, सेंटर वाला 5 हो रहा है, बॉटम वाला 20 हो रहा है? इक्वली एलोंगेट हो रहे हैं। तो इक्वली एलोंगेट हो रहे हैं यानी कि ये सारे पार्टिकल्स इक्वली मूव कर रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो ये अपनी पोजीशन में वापस आने के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरनल फोर्स भी डेवलप कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर सारे पार्टिकल्स में डिफॉर्मेशन इक्वल है तो सारे पार्टिकल्स में इंटरनल फोर्स भी इक्वल डेवलप हो रहा होगा। हां कि ना? हां कि ना? इफ एवरी पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू सेम अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन then every particle is subjected to same amount of internal force। तो हम लोगों ने यहां जो assumption लिया था, आपको समझ में आया ये assumption क्यों लिया कि internal force equally distributed है, हर पॉइंट पे equal distribution है, हर पॉइंट पे equal internal force है? इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि ये बॉडी ऐसे elongate होगी, हर लेयर equally डिफॉर्म होगा, तो हर पॉइंट पे equal amount of internal force आएगा, तो मेरे स्ट्रेस की इक्वेशन हो जाएगी स्ट्रेस इक्वल टू P बाय A। सिंपल, दिस इज द सिंपलेस्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की सबसे आसान इक्वेशन है, सबसे सिंपल इक्वेशन है, लेकिन ये कब लगेगी? व्हेन एवरी लेयर इज सब्जेक्टेड टू इक्वल डिफॉर्मेशन, सो एवरी पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू इक्वल इंटरनल फोर्स। ठीक है, अब सर अनइक्वल डिफॉर्मेशन का कोई एग्जाम्पल है? ऑफ कोर्स है। अनइक्वल डिफॉर्मेशन का एग्जाम्पल लेने के लिए मैं फिर उसी बॉडी पे जाऊंगा। लेट मी ड्रॉ द सेम बॉडी। इसी बॉडी को एक एंड पे फिक्स करते हैं, बट दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई द फोर्स लाइक दिस। इस बार मैं फोर्स ऐसा नहीं लगाऊंगा। दिस टाइम आई एम गोइंग टू अप्लाई द फोर्स
like this P force. What is the difference? Last time I was trying to elongate this body and this time what I am doing बेटा, इमेजिन करके देखो, बॉडी अगर ऐसी है उसके ऊपर फोर्स इस तरीके से लगाओगे तो क्या ये एलोंगेट होगा ऐसे इक्वली? नहीं. व्हाट इज दिस गोइंग टू डू? ये फोर्स इस बॉडी के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है? यस यस यस, दिस फोर्स इज ट्राइंग टू बेंड दिस बॉडी एंड नाउ दिस बॉडी इज गोइंग टू बेंड लाइक दिस, है ना. अब बेटा वापस से मैं जो डायग्राम बना रहा हूं ना, दिस इज एन एग्जैजरेटेड डायग्राम. ये मत सोचना कि इतना ज्यादा बेंड हो जाएगा. लेट्स इमेजिन कि ये स्टील है तो इतना ज्यादा बेंड नहीं होगा, हल्का सा बेंड होगा, बट समझने के लिए आई एम एग्जैजरेटिंग द डायग्राम. ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से एलोंगेट हो, सॉरी बेंड होगा. अब अगर इस कंडीशन में मैं इसके सारे लेयर्स को देखूं तो बेटा क्या सारे लेयर्स की लेंथ सेम होगी? क्या सारे लेयर्स इक्वली डिफॉर्म होंगे? आर दीज लेयर्स गोइंग टू डिफॉर्म इक्वली? नो. ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हैं सारे लेयर्स की लेंथ अब अलग अलग है, राइट? ऊपर से नीचे तक एवरी लेयर इज सब्जेक्टेड टू अ डिफरेंट डिफॉर्मेशन. यानी कि इस केस में इफ आई कंसीडर अ प्लेन, if I consider a plane YY, if I consider a plane YY, then every particle of this plane will not be subjected to same amount of internal force, right? हर पार्टिकल पे उतना इंटरनल फोर्स नहीं आएगा. पिछले केस में हर पार्टिकल का डिफॉर्मेशन सेम था, इंटरनल फोर्स सेम था. यहां हर पार्टिकल का डिफॉर्मेशन अलग अलग हो रहा है तो हर पार्टिकल पे इंटरनल फोर्स अलग अलग डेवलप होगा. अब आप बोलोगे सर ओके वी अंडरस्टूड दैट द इंटरनल फोर्सेस विल नॉट बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. यहां इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा. तो बेटा सवाल यह है हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एग्जैक्टली हाउ दीज इंटरनल फोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड. तो बेटा स्ट्रेस की जब भी हम इक्वेशन डिराइव करेंगे, whenever we are going to derive the equation of stress, we are going to make certain assumptions और उस assumption से हम ये पता लगाते हैं कि बॉडी में इंटरनल फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा. अब वो डेरिवेशन हम आगे के चैप्टर्स में करते हैं तो उसका डिस्कशन अभी करने का कोई फायदा नहीं है. इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. हर केस का डेरिवेशन अलग होता है बेस्ड ऑन सम अजम्पशन और उस अजम्पशन से हम पहले पता करते हैं कि अच्छा डिफॉर्मेशन ऐसे हो रहा है. एक बार आपको डिफॉर्मेशन का इक्वेशन मिल गया तो आपको इंटरनल फोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन मिल गया एंड आपको स्ट्रेस का इक्वेशन मिल गया. सो नाउ यू अंडरस्टूड कि स्ट्रेस क्या है, कैसे डेवलप होता है, इसकी इक्वेशन अलग अलग केसेस में अलग अलग क्यों है. कभी स्ट्रेस की इक्वेशन होती है सिग्मा इक्वल टू पी बाय ए, कभी इसकी इक्वेशन हो जाती है एम वाई बाय आई. तो ये अलग अलग इक्वेशन सर क्यों आ रही है? द रीजन बिहाइंड दिस इज कि हर केस में आप कैसा लोड लगा रहे हो, हर केस में डिफॉर्मेशन अलग अलग होगा और जैसे बॉडी अलग अलग तरीके से डिफॉर्म होगी इंटरनल फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा. क्यों? सेकेंड लाइन याद कीजिए, इंटरनल फोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया. किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, पूरे प्लेन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलग अलग हो रहा है और इस डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हर केस में स्ट्रेस की इक्वेशन भी अलग अलग मिल रही है. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप दिमाग में रखेंगे तो व्हेनेवर इन एनी चैप्टर इन एनी टॉपिक व्हेनेवर यू विल डिराइव द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस, आपके लिए उस डेरिवेशन को समझना आसान हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि यहां स्ट्रेस को डिराइव करने के लिए आपको क्या करना है. तो सबसे पहली चीज कुछ अजम्पशंस के बेसिस पे हम देखेंगे बॉडी कैसे डिफॉर्म हो रही है, फिर हम उस डिफॉर्मेशन की इक्वेशन बनाएंगे और वहां से हमें पता चल जाएगा कि इंटरनल फोर्सेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं. इंटरनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन. तो डिफॉर्मेशन की इक्वेशन मिल गई, इंटरनल फोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन मिल गई, स्ट्रेस की इक्वेशन मिल गई. सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड क्लियरली how the stresses are developed inside the body, what is happening. तो मैं एक बार फिर से रिव्यू कर देता हूं आपके लिए कि हमने जैसे ही बॉडी पे एक्सटर्नल लोड लगाया ऑल पार्टिकल्स आर डिफॉर्म्ड, लेकिन वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, उस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दीज रेजिस्टेंस इज नोन एज इंटरनल फोर्स.
दिस इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन एनी गिवन प्लेन, कोई सा भी प्लेन आप ले सकते हो स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए, ऑन एनी गिवन प्लेन दिस इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज स्ट्रेस। लेकिन हर केस में स्ट्रेस की इतनी आसान इक्वेशन नहीं बनती, एट दैट डिपेंड्स अपॉन कि वेदर द बॉडी इज गेटिंग डिफॉर्म्ड लाइक दिस और वेदर द बॉडी इज गेटिंग डिफॉर्म्ड लाइक दिस। और भी अलग अलग तरीके के केसेस हैं, वो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। हर चैप्टर में अलग टाइप का लोड होता है, उससे अलग टाइप का डिफॉर्मेशन होता है, इसीलिए अलग टाइप की स्ट्रेस की इक्वेशन बनती है। सो आई होप नाउ यू गाइज आर क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। I will see you hopefully in another lecture. Till then, bye bye. Take care.